अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लान बी की जासूस सीरीज में खुश आमदीद। आइए सुनते हैं अनायतुल्लाह की हंगामा खेज सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 7। मज़ीद सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। अंग्रेज़ों की हुकूमत में जंग अजीम से पहले फौज में सिपाही को भी ठोंक बजाकर भर्ती किया जाता था। चंद एक ज़ातों को तरजीह दी जाती थी। भर्ती होने वाले के गाँव के नंबरदार से और इस इलाके के थाने से चाल चलन और ज़ात की तस्दीक कराई जाती थी। जिस्मानी सेहत और कद वगैरह का बड़ा सख्त मेयार था। अगर मेयार नहीं था तो तालीम का नहीं था। सिपाही कोरे अनपढ़ होते थे। इन्हें फौजी रिपोर्ट में शीरी इंसान बना दिया जाता था। फिर इन सिपाहियों की सोचें भी फौजी बन जाती थी। वो अंग्रेज़ को बादशाह, अंदाता और खुदा समझने लगते थे। जंग अजीम शुरू हुई तो अंग्रेज़ों की बादशाही तबाह बर्बाद होने लगी। इधर जापानी फौजों ने सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान खतरे में आ गया। जंग से पहले के तंदुरुस्त तवाना जवान महाजों पर मारे गए या जापानियों ने इन्हें थोक से हिसाब से जंगी कैदी बना लिए। अंग्रेज़ों ने भर्ती के तमाम मेयार नज़रअंदाज कर दिए और जो आया उसे भर्ती कर लिया। ना कद देखा, ना छाती और ना सेहत देखी। मेरी बटालियन में 2 नए सिपाही ट्रेनिंग करके आए। एक में यह नक्श था कि वो चलता था तो उसके टखने आपस में टकराते थे और दूसरे के घुटने टकराते थे। दुबले, लागर और मरियल से जवानों को भी भर्ती किया जाता था। इस भर्ती को बड़ा मौजू नाम दिया गया था, गन फोडर, जिसके लफ्ज़ी मायने हैं गन का चारा। तोपों को खिलाने के लिए हरे पट्टे। मतलब ये कि इस किस्म की गैर मेयारी भर्ती का इस्तेमाल यह था कि दुश्मन की तोपों का निशाना बनेगी और दुश्मन को एमुनेशन ज़ाया होगा और उसकी पेशकदमी की रफ्तार तेज़ नहीं हो सकेगी। ये तो जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर और नाकिस जवान थे। ऐसे जवान भी भर्ती कर लिए गए थे जो अखलाकी लिहाज से नाकिस थे। उनमें ऐसे जवान भी थे जो पुलिस को मतलूब थे। वो चोरी और डकैती की वारदातें करके आए थे। हमारी बटालियन की सिख कंपनी में एक सिख सिपाही दुआबे मशरकी पंजाब के इलाके के बड़े मशहूर डाकू उत्तम सिंह उर्फ उत्तू का बालका था। डाकाजनी की एक वारदात में मतलूब था। वो भागकर भर्ती हो गया था। इन जराए पेशा जवानों का जिक्र इसलिए किया है कि उनमें 2-3 ने बड़ी दिलचस्प बात सुनाई थी। किसी बड़े घराने में डाकाजनी या नकबजनी की वारदात करनी हो और वहाँ रखवाली वाला खूंखार कुत्ता हो तो डाकू इसको इस तरह काबू में लाते हैं कि भैंस या बैल का सींग किसी मुर्दार से काट लाते हैं। खुश्क सींग कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। इसमें गोश्त या कीमा भरकर साथ ले जाते हैं। जिस मकान में वारदात करनी हो उसके करीब जाकर सींग कुत्ते के आगे फेंक देते हैं। कुत्ता सींग में से गोश्त निकालने में मगन हो जाता है। सींग में से गोश्त या कीमा नहीं निकलता और कुत्ते से छोड़ता भी नहीं। डाकू बड़े आराम से अपना काम कर जाते हैं। उत्तम सिंह उत्तू के बालके ने बताया कि सींग ना मिले तो बांस का 1-1.5 फीट लंबा टुकड़ा ले लो। बांस अंदर से खोखला होता है। इसका एक सिरा बांध दो और उसमें गोश्त छींचड़े इस तरह दबा दो कि आसानी से निकल न सके। ये कुत्ते के आगे फेंक दो। कुत्ता दुनिया जहान को भूल कर बांस से गोश्त निकालने में लग जाता है। बांस को उछालता है और उसे कोई जिंदा चीज समझकर इससे लड़ता है। उत्तू कहता था कि इसने इस तरह डकैती की वारदातें की थी। हमीद का तो यह आलम था कि यह तरीका मालूम हो जाने पर खुशी से फूला नहीं समाता था। उसने शादी से इंतकाम लेने का बड़ा ही पक्का इरादा कर चुका था। मैं खुद भी इन पीरों और आमिलों और शाह साहिबों से बदजन हो चुका था। उसका जरिया आयशा बनी थी। हमीद और उसके गाँव के शाहजी की दुश्मनी की वजह भी आयशा ही बनी थी। 1-2 दिन ही गुजरे थे कि हमीद ने मुझे बांस का एक टुकड़ा दिखाया जो 1 फीट से कुछ ज्यादा था। इसका मुंह 2 इंच से ज्यादा खुला था। इसके अलावा इसने मुझे अजवाइन की रस्सी दिखाई। एक चाकू मेरे पास था। उसने कहा, अपने लिए चाकू का बंदोबस्त तुम खुद करो। बैत की 2 छड़ियाँ मिल गई हैं। तुम करना क्या चाहते हो? मैंने पूछा। उसने स्कीम बताई। ये बहुत ही मुश्किल स्कीम थी, बल्कि नामुमकिन भी हो सकती थी। मैंने इसमें रद्दबदल करना चाहिए, लेकिन उसने मेरा पूरा मशवरा न माना, सिर्फ 2 तब्दीलियाँ कबूल कर ली। फिर उसने मुझे अपने प्लाटून हवालदार और कंपनी हवालदार से मिलवाया। मैं चूंकि हवालदार क्लर्क था इसलिए दोनों हवालदार मेरे साथ इज्जत से पेश आए। वो हमारे इलाके के रहने वाले थे। इनसे पता चला कि हमीद इनके साथ बात कर चुका है और दोनों इसके साथ पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। मैंने यकीन दिलाया कि मैं इसका साथ दूंगा। हम सब ने आपस में जो बातें की और स्कीम को जो आखिरी शक्ल दी वो बताने की ज़रूरत नहीं। मैं सुनाऊंगा कि इस स्कीम पर मैंने और हमीद ने किस तरह अमल किया। सबसे बड़ी मुश्किल बात यह थी कि हम रात के वक्त बैरकों से गैर हाजिर नहीं हो सकते थे। फौजी कानून के तहत जुर्म था। हम हुक्मन मच्छरदानी लगाकर सोते थे। मैं जिस बैरक में रहता था इसमें सब हवालदार क्लर्क थे। फौज में खूबी हुआ करती थी, मालूम नहीं है या नहीं, कि साथ एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे। हमने जिस रात गायब होना था उस शाम गिनती के बाद मैंने अपने 3-4 साथियों से कहा कि मेरी वालिदा बीमार है, आज ही खत आया है, मैं अभी गायब हो जाता हूँ, बस मिल जाएगी जो मुझे 1 घंटे में घर पहुँचा देगी
3-4 घंटे माँ के पास रहूंगा, 2 बजे की पैसेंजर ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। मेरे साथी ने तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, ख्याल ये रखना कि सुबह 4 बजे से पहले पहले आ जाना। उदय हमीद को प्लाटून हवालदार और कंपनी हवालदार मेजर ने तसल्ली दिलासा देकर भेज दिया। हम दोनों अलग अलग बटालियन की हदूद से निकले और बहुत दूर जाकर इकट्ठे हुए। हमीद ने दिन के वक्त बड़ा गोश्त लांगरी के हाथ से मंगवा लिया था, जो कपड़े में बंधा हुआ उसके पास था। उसके पास एक तो दवाएं थी और बेद की पतली सी 2 छड़ियाँ थी। जंग से पहले छड़ियाँ हर जवान को मिलती थी। जंग शुरू हुई तो जवानों से छड़ियाँ वापस ले ली गई। हमीद हवालदार से 2 छड़ियाँ ले आया था। हम दोनों के पास चाकू थे, हमीद के पास बांस का टुकड़ा भी था। उस इलाके में थोड़ा फासलों के लिए लारें चलती थी। थोड़ा ही अरसा पहले लंबे फासलों के लिए लाहौर के 2 ट्रांसपोर्टरों ने बस सर्विस शुरू की थी। इनके अड्डे अलग अलग थे। हम एक अड्डे पर गए, लेकिन बस में जगह ना मिली। दूसरे अड्डे पर गए, बस चलने वाली थी। हम दोनों को जगह मिल गई, ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। हम बस में बैठे और बस चल पड़ी। 30 मील से जरा कम ही फासला था। बस ने 1 घंटा और 15-20 मिनट में मेरे कस्बे पहुंचा दिया। रात का पहला पहर था। अड्डे पर 3 आदमी मुझे पहचानने वाले थे। मैं मुंह छुपाकर वहां से निकल आया। हम दोनों ने कस्बे के अंदर से गुजरने के बजाय बाहर से हमीद के गांव का रुख कर लिया। हम बहुत तेज चल रहे थे। रास्ते में चलते चलते हमीद ने बांस में गोश्त भर लिया था। हमीद का गांव आ गया। शाह का घर गांव से अलग थलग था। गांव और शाह के मकान के दरमियान कब्रिस्तान था। हम उस तरफ चल पड़े। मैं कई बार कह चुका हूं कि हम बहुत दिलेर और निडर थे, लेकिन हम जिन भूत नहीं थे। जो शाह का घर करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज और बेकायदा होती जा रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि लेने के देने बढ़ जाएंगे। ये जरूरी नहीं था कि शाह का कुत्ता गोश्त के धोखे में आ जाए। मुझे खतरा भी नजर आ रहा था कि शाह के घर से 2-3 आदमी उठेंगे और हम दोनों को पकड़ लेंगे। पहले खुद हमारी हड्डियां तोड़ेंगे, फिर थाने ले जाएंगे। बटालियन से हम गैर हाजिर होंगे तो हमें भगोड़ा करार देकर हमारे थानों को इत्तला दी जाएगी। जंग के दौरान भगोड़ा होना संगीन जुर्म था। कम अज कम सजा 2 साल थी। मैं आज उस वक्त को याद करता हूँ तो कांपसा जाता हूँ और सोचता हूँ कि जवानी अकल पर पर्दा डाल दिया करती है। यही कहता हूँ कि मैं जवानी में बहुत बेवकूफ़ हुआ करता था। फिर हुआ ये कि हम शाह के घर से जरा ही दूर थे कि उसका कुत्ता घुर्राता हुआ हमारी तरफ आया। अंधेरे में भी शाह के घर की 4 दीवारी नजर आ रही थी। हमने इस दीवार पर चढ़ना और अंदर जाना था। शाह को उठाकर बाहर लाना था। कुत्ता गुस्से से भौंककर हम पर हमला करने के अंदाज से आया। शाह के सीने से आवाज आई, हल्ला डब्बू, शाबाश डब्बू। यह आदमी कुत्ते की आवाज पर उसकी हल्ला शरी कर रहा था। ये शाह की आवाज है। हमीद ने तेजी से सरगोशी में कहा, जाग रहा है। यह कहते कहते हमीद ने बांस का टुकड़ा कुत्ते के आगे फेंक दिया। कुत्ता जरा बिदका और खौफनाक तरीके से घुर्राया, लेकिन गोश्त की बू ने उसका मुंह बदल दिया। उसने बांस को मुंह में लिया और फेंक दिया। फिर इसे एक सिरे से पकड़ा और भंभोड़ा। गोश्त नहीं निकल सकता था और कुत्ता कहता था कि निकाल के छोड़ूंगा। जब कुत्ता बांस के साथ मसरूफ हो गया तो हम दोनों दीवार की तरफ चल पड़े, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता। हमारी नजरें कुत्ते पर लगी हुई थी। खतरा यह था कि हमें मकान के करीब देखकर कुत्ता बांस छोड़कर हम पर हमला कर देगा। हम डरते डरते उसकी तरफ देखते दीवार के करीब चले गए। यकलफ्त कुत्ते की ऐसी आवाजें जैसे कुत्ते आपस में लड़ते वक्त निकालते हैं। उफक से चांद उभर रहा था। इसकी रोशनी में हमें कुत्ता बांस के टुकड़े के साथ लड़ता दिखाई दिया। बांस उछलता और गिरता था और कुत्ता शायद उसे कोई जिंदा चीज समझता था। उसकी उछली आवाज कदरे ऊंची होती जा रही थी। मकान के अंदर सेन से आवाज आई, ओए कौन है तेरे साथ? फिर चलते कदमों की आहट सुनाई दी। मकान का दरवाजा दूसरी तरफ था। दरवाजे की जंजीर उतरने की आवाज आई। दरवाजा खुला। हम दोनों दीवार के साथ साथ दरवाजे के करीब हो गए। दरवाजा साथ वाली दीवार में था। कुत्ता दरवाजे के सामने 15-16 कदम दूर था। ओए आज क्या हो गया है तुझे? इस आदमी ने दरवाजे से निकलकर कुत्ते की तरफ जाते हुए कहा। हमीद चीते की तरफ झपटा। ट्रेनिंग सेंटर में हमें खाली हाथ लड़ाई सिखाई गई थी। हमीद ने पीछे से शाह की गर्दन के गिर्द एक बाजू लपेट दिया। स्कीम के मुताबिक मैंने बड़ी ही तेजी से रुमाल शाह के मुंह में ठोंस दिया कि उसकी आवाज ना निकले। फिर चाकू खोलकर उसकी नोक शाह के पेट पर रख दी। आराम से हमारे साथ चल पड़ो, मैंने कहा। जरा सी भी गड़बड़ की तो चाकू पेट के अंदर चला जाएगा। उसने हाथ जोड़ दिए। हमीद ने उसकी गर्दन छोड़ दी। उसका एक बाजू मैंने पकड़ा और दूसरा हमीद ने पकड़ा और उसे कब्रिस्तान में ले गए। उसका खूंखार डब्बू बांस में से गोश्त निकालने में पागल हुआ जा रहा था। चांद जरा ऊपर आ गया था। हमें कुछ दूर से देखा जा सकता था। कब्रिस्तान के दरमियान में एक मकबरा और उसके साथ कीकर और फुलाही के 3-4 दरख्त थे। हम शाह को वहां ले गए। वो मकबरे की ओर थी। इससे चांदनी नहीं थी। हमने शाह के कपड़े उतारकर बिल्कुल बेरहना कर दिया। हमीद ने अजवाइन खोली। उससे उसके हाथ आगे को बांधे। इसी रस्सी से उसके पांव बांधे। चल मेरे भाई, हमीद ने कहा, अगला काम शुरू करते। उसने शाह को पहलू में होकर बैत की छड़ी इतनी जोरदार जर्ब से शाह की पीठ पर लगाई कि शाह के मुंह में रुमाल ठुसा हुआ था। फिर भी उसकी आवाज सुनाई दी जैसे बकरा ज़िबा हो रहा हो। ओए तुमने मुझे धोखे में घर बुलाकर मुझ पर अपने बदमाश छोड़े थे, हमीद ने शाह से कहा और बैत की एक और जर्ब लगाई।
میں بھی اسے بیت مارنے لگا۔ وہ منہ کے بل گر پڑا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اور حمید اس کی پیٹھ پر کتنے بیت مارے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس بیت کی ضرب کتنی شدید ہوتی ہے اور صرف ایک ضرب انسان کا کیا حال کر دیتی ہے۔ جو درد ہوتا ہے جیسے کسی نے تیز چھری یا چاقو سے لمبا کٹ لگا دیا ہو۔ شاید جس طرح تڑپا تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حمید ساتھ ساتھ کہتا جا رہا تھا، تو مجھے اپنے بدمعاشی سے مروانا چاہتا تھا، تو عائشہ کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بلا اپنے جنوں اور چڑیلوں کو، تجھ میں خدائی طاقت ہے، تو ہمارے ہاتھ روک لے۔ حمید نے میں نے جو گالیاں بکیں وہ تحریر میں نہیں لا جا سکتی۔ ہم نے اسے اٹھایا، اس کے منہ سے رومال نکالا، اس کا منہ کھلا ہی رہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ مر گیا ہے، لیکن اس نے منہ بند کیا، اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ حمید نے اس کے پاؤں کھول دیے اور وہ میرے پیچھے مقبرے کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ اوہ ظالموں، اوہ ظالموں، اس کی سسکیں سنائی دی، پانی پلا دو۔ پلائیں گے شاہ جی، حمید نے طنزیہ کہا، پانی کے ساتھ ہم شیرنی اور نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ زیادہ مت روکو یار، میں نے کہا، اس کی شارک پر چاقو پھیرو اور چلو۔ ہم نے اسے قتل نہیں کرنا تھا، صرف ڈرنا تھا۔ وہ تڑپنے لگا، مجھے بخش دو حمید۔ اس نے حمید کو پہچان لیا تھا، سسک سسک کر کہنے لگا، مجھے زندہ رہنے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کرو، میری بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ بیدوں کی اتنی شدید ضربیں کھا کر وہ ہوش میں تھا۔ اس کی صحت سرکاری سانڈ جیسی تھی، لال سرخ آدمی تھا، عمر 35-36 سال ہوگی۔ وہ اس علاقے کا خدا بنا ہوا تھا، بڑے بڑے راجے اسے جھک کر سلام کرتے تھے۔ موت کا نام سن کر وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا تھا۔ اس سے اچھی طرح بولا نہیں جاتا تھا، کراہتا زیادہ اور بولتا کم تھا۔ پھر وہ رو پڑا اور بہت ہی دبی ہوئی کربناک آواز میں بولا، قتل نہ کرنا۔ اب میری بات سن شاہ، حمید نے کہا، ہم نے تجھے قتل کرنا تھا، لیکن تو نے اپنے بچوں کا واسطہ دیا ہے، میں تیرے بچوں پر رحم کرتا ہوں، تو نے جو کام کرنے ہیں وہ سن لے۔ ایک یہ کہ تو نے میرا نام نہیں بتانا، میرے اس دوست کو تو جانتا ہی نہیں، کہنا کہ تو نے کسی کو پہچانا نہیں، معلوم نہیں کون تھے۔ دوسرا کام یہ کر کے عائشہ کا پیچھا چھوڑ دے، اس کے ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا۔ تیسرا کام یہ کہ عائشہ کے ماں باپ اور میرے ماں باپ سے کہنا کہ عائشہ پر جو جن آتا تھا اس نے حکم دیا ہے کہ عائشہ کی شادی حمید کے ساتھ کر دو، ورنہ میں سب کا بیڑا غرق کر دوں گا۔ آگے بات بنانا تیرا کام ہے، باتیں بنانا تو جانتا ہے، زبان کا جادو چلا کر ہی تو سب کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ شاہ رضامندی میں سر ہلاتا جا رہا تھا، 2 بار اس نے کہا، ایسا ہی ہوگا اگر تو نے میرے پیچھے پولیس بھیجی۔ حمید نے کہا، تو یہ سوچ لے کہ ہم فوجی ہیں، صبح سے پہلے اپنی بیرکوں میں پہنچ جائیں گے اور تمہاری اور پولیس کی کوئی نہیں سنے گا کہ ہم یہاں آئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو نے ہمارے خلاف کوئی بھی انتقامی کارروائی یا میرے گھر والوں کو پریشان کیا تو ہم ملٹری پولیس بھیج کر تجھے گرفتار کرا دیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ تو جاپانیوں کا جاسوس ہے۔ یہ نہ کیا تو یہ ضرور کریں گے کہ تیری اس جوان بیٹی کو جو جوان ہو رہی ہے اٹھا کر لے جائیں گے اور تجھے قتل کر دیں گے۔ تیرے پاس معلوم نہیں غیبی طاقت ہے یا نہیں، لیکن ہمارے پاس دنیا کی جو طاقت ہے یہ تیرا بیڑا غرق کر دے گی۔ اس نے کراہتی ہوئی آواز میں وعدہ کیا کہ وہ خاموش رہے گا۔ ہم نے اپنی اسکیم کے آخری حصے پر عمل کیا، وہ یہ تھا کہ اسے کیکر کے قریبی درخت کے پاس لے گئے اور تنے کے ساتھ اسے اس طرح کھڑا کیا کہ اس کا منہ درخت کی طرف پیٹ باہر کی طرف تھی، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادوائن کی پوری رسی اس کی ٹانگوں پیٹ اور درخت کے تنے کے گر لپیٹ کر گانٹ دی اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا، ہم دوڑنے کی رفتار تک تیز چل رہے تھے۔ اگر ہم ناکام رہتے تو ہمارے قدم بوجھل ہوتے۔ ہم نے خلاف توقع اسکیم کے عین مطابق بڑے تھوڑے وقت میں اپنی واردات مکمل کر لی تھی۔ میں اسے آج بھی ایک معجزہ کہتا ہوں۔ معلوم نہیں میں اور حمید نیکی کر رہے تھے یا بدی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ شاہ اصل شیطان یا شیطان کا چیلا تھا۔ وہ اللہ کا کلام تعویذوں پر لکھ دیتا، سادہ لوگ دیہاتیوں سے پیسے بٹورتا، اور کوئی جوان عورت مصیبت کی ماری اس کے پاس چلی جاتی تو اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ خداوند تعالیٰ نے اسے سزا دینے کے لیے کتے کی آواز پر باہر نکال دیا اور ہمارے حوالے کر دیا۔ اب ہم یہ انتظار کرنے لگے کہ ہم سزا سے بچتے ہیں یا اتنی سنگین واردات دبی رہ جاتی ہے۔ ہمارا علاقہ میدانی نہیں، ٹیلوں ٹیکریوں کھڈوں اور برساتی نالوں کی بھرمار ہے۔ اگر علاقہ میدانی ہوتا تو 7-7.5 میل کا فاصلہ ہم فوجی جوانوں کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بہتوں گھاٹیاں اترتی اور چڑھتی تھی، جب ہم اترتے اور چڑھتے جا رہے تھے۔ ہماری دوڑ تو زندگی اور موت کی دوڑ تھی۔ ریل گاڑی چھوٹ جانے کے نتیجے سے ہم آگاہ تھے۔ ہم صبح بٹالین لائنوں سے غیر حاضر ہوتے، دوسری طرف شاہ نے حمید کے پیچھے پولیس بھیج دینی تھی، ہمیں پولیس کے حوالے کر دیا جاتا یا کورٹ مارشل ہوتا۔ ہم جب قصبے کے قریب پہنچے تو دور سے ریل گاڑی کے انجن کی روشنی دکھائی دی۔ گاڑی کم و بیش 2 میل دور تھی۔ ہم دونوں دوڑ پڑے۔ میرے قصبے کے اسٹیشن پر گاڑی صرف 2 منٹ رکتی تھی۔ اب دیکھنا تھا کہ ہم اسٹیشن پر پہلے پہنچتے ہیں یا گاڑی۔ میں اپنے قصبے کے بند بازار سے دوڑتا ہوا گزر رہا تھا۔ چوکیدار نے روکا۔ میں نے رکے بغیر کہا، ہٹ جاؤ، گاڑی چھوٹ جائے گی۔ ابھی ہم اسٹیشن کے احاطے میں داخل ہوئے تھے کہ گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی۔ ہماری ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، ہم پھر بھی تیز دوڑتے، ٹکٹ والی کھڑکی سے بھی دور ہی تھے کہ انجن نے روانگی کی ویسل بجائی۔ ہم نے ٹکٹ لینے کا خیال چھوڑ دیا۔
दूसरी विसल बजी तो हम गाड़ी चल पड़ी। हम दौड़ पड़े और आखिर डब्बे को पकड़ लिया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी ने हमें हमारी छावनी के स्टेशन पर पहुंचा दिया। हम प्लेटफॉर्म पर उतरने के बजाय दूसरी तरफ उतरे और बाहर से स्टेशन से निकल गए। हमारी बैरकें कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन बेटिकट होने की वजह से हम इतने बड़े स्टेशन की दूसरी तरफ चले गए थे, इसलिए बड़ा लंबा चक्कर काटकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा। सुबह के 4 बजने वाले थे। सुबह उठे, न मेरी बैरक मैं न हमीद की बैरक में किसी को पता चला कि हम सारी रात गैर हाजिर रहे। हमीद मुझे दोपहर के वक्त मिला था। अब हम पुलिस का इंतजार कर रहे थे। ये हो ही नहीं सकता था कि शाह ने थाने में रिपोर्ट ना की हो और हमीद का नाम न लिखवाया हो। वो दिन गुजर गया, अगला दिन भी गुजर गया और फिर 7-8 दिन गुजर गए। पुलिस न आई। हमें कोई यकीन सा आ गया कि शाह ने पुलिस को ये वारदात नहीं बताई। इस हमें शक होने लगा कि शाह किसी और तरीके से इंतकाम लेगा। ये जरूरी हो गया था कि हमीद गाँव जाए और देखा है कि वहाँ क्या सूरत हाल है। 13-14 दिन गुजरे थे तो हमीद ने माँ की बीमारी का बहाना बनाकर 5 दिनों की छुट्टी मंजूर करवा ली और गाँव चला गया। मुझे ये फिक्र होने लगा था कि हमीद गाँव में पकड़ा जाएगा, लेकिन वो छुट्टी काटकर वापस आ गया। उसने बड़ी अजीब बात बताई। घर वालों ने उसे ये नई खबर सुनाई कि शाहजी को जिन्नात उठाकर ले गए थे और उनकी बहुत बुरी हालत करके एक दरख्त के साथ बांध गए। छुट्टी के दौरान हमीद जिस किसी से भी मिला उसने उसे यही वाक़या सुनाया। हमीद ने मुझे ये बात सुनाकर कहा कि मेरे दिल में बार बार ये इरादा आता था कि सारे गाँव वालों को और शाह के मुरीदों को इकट्ठा करके सुनाऊं कि शाह को जिन्नात नहीं बल्कि हम 2 इंसान उठाकर ले गए थे। लेकिन मैं ये बात अपनी किसी दोस्त से भी न कर सका, क्योंकि लोग इस वाक़े को सच मानते थे। पता चला कि ये बात शाह ने खुद मशहूर की थी। लोगों ने रसूख शाहजी को कीकर के तने के साथ बंधा हुआ देखा। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी पीठ पर गहरी लाल लकीरों का जाल सा बिछा हुआ था। बाज़ लकीरों में से खून फूट आया था। यह खबर फौरन ही गाँव में फैल गई। शाह पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। लोगों ने शाह को खोला, उस पर चादर डाली और उठाकर उसके घर ले गए। गांव के हकीम और जर्राह को बुलाया गया। उन्होंने इलाज मुआवजा शुरू कर दिया। शाह से पूछा गया कि ये क्या मामला है। शाह ने बताया कि एक बड़ा ही शैतानी जिन शैतान के उकसाने पर उसके कब्जे से निकल गया है। शाह ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी, लेकिन जिन बच गया और अपने साथियों को साथ लेकर रात को शाह को उठाकर ले गया। हर कोई मान रहा था कि शाह जो बयान दे रहा है बिल्कुल सच है। इस वाक़े से शाह की मकबूलियत और उसका रोब पहले से कहीं ज्यादा हो गया। शाह कहता था कि उन जिन्नात को जो उसे उठाकर ले गए थे हाजिर करके सारे गांव के सामने जिंदा जलाएगा। हमीद आयशा से मिला। आयशा भी मान रही थी कि शाह के कब्जे में जिन्नात है और उसे जिन्नात ने मारा पीटा है। हमीद ने उसे बता दिया कि वो जिन्नात वो और उसके एक दोस्त थे। गौर इस पर करें कि इस वाक़े के 20-22 साल बाद ये शाह मर गया। उस वक्त तक इसकी मुरीदी और अकीदत का सिलसिला बहुत दूर तक फैल गया था और उसके मरने के बाद उसके मज़ार पर आज भी बड़ी शान शौकत से उर्स होता है और लोग इसकी कब्र पर बिछी हुई चादरों को हाथ लगाने के लिए धक्के देते और धक्के खाते हैं और वहां जाकर अपनी मुश्किलें और मुरादें बयान करते हैं। लोगों ने उसके मज़ार के साथ मौजज़ा करामतें गढ़ रखी हैं। आइए कुछ दूर मेरे साथ चलिए। भटका हुआ मुसाफिर आपको इन संगलाख वादियों में ले चलता है, जहाँ जाकर वो समझता था कि और ही ज़्यादा भटक गया है और उसकी किस्मत में गुम हो जाना ही लिख दिया गया है। लेकिन वहीं से उसे मंजिल के निशान मिले। सोचों और ख्यालों का धारा किसी और रुख चल पड़ा। पहले मुझे वाजिदा और आसिफ की बात पूरी कर लेने दें। अपने इलाके के मशहूर मारूफ और बड़ी पहुंच वाले शाहजी के साथ बड़ी कामयाब और ख़तरनाक वारदात करके मैंने अपने दिलो दिमाग में जलजले जैसे झटके महसूस किए, जिनसे मेरे अकीदे तहोबाला हो गए थे। मैं अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो बहुत हद तक पीरों और उनकी करामात को माना करता था। जिन्नात के वजूद से तो मैंने कभी इनकार किया ही नहीं था और मैं ये भी मानता था कि पीरों और शाह साहबों के कब्जे में जिन हुआ करते हैं। लेकिन इस शाह ने हमसे फेंटी खाकर इससे भी फ़ायदा उठा लिया और मुझे हमीद को जिन बना दिया। तो मेरे अकीदों की चूलें ढीली हो गईं और मुझे वो इल्म हासिल हुआ जो आलिम मोटी मोटी किताबों में ढूंढते रहते हैं। इस वारदात के बाद मुझ में अजीब सी जुर्रत पैदा हो गई। इसको शायद अखलाकी जुर्रत कहते हैं। मैंने अपने एक दोस्त के साथ बातिल का एक बड़ा मजबूत बुत तोड़ा था। ये लोगों की जहालत, पसमानदगी और बदनसीबी है कि वो अभी तक इस बातिल की पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस जंजीर में जकड़ा हुआ था वो टूट गई और मेरा ईमान आज़ाद हो गया। लोगों की सादगी पर उस जमाने में अफसोस होता ही था। आज दिल को दुख होता है कि तालीम की रोशनी घर घर पहुंच गई है, लेकिन पीरपरस्ती की तारीकी बदस्तूर मौजूद है। मैं वाज नहीं करूंगा, ना मैं आयात कुरानी के हवाले देकर यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि पीरपरस्ती शिर्क है। एक दो वाक़या सुनाऊंगा। जंग अजीम के दौरान हमारे देहाती इलाके में पीरों की मंडी खूब चमकी थी। हर घर का कम अज़ कम एक जवान तो ज़रूरी फौज में था। बाज़ घरों के 3-3, 4-4 जवान फौज में थे। इनकी अक्सरियत महाजों पर गई हुई थी। महाज को फ्रंट कहते थे, बर्मा फ्रंट, इटली फ्रंट वगैरह। फौजियों के बाप, माएँ, बहनें और बीवियाँ दिलों में आस लेकर
پیروں کے آستانوں پر جا ماتھے رگڑتی تھی کہ ان کا آدمی جہاں کہیں بھی ہے زندہ اور سلامت رہے۔ بعض لوگ یہ مراد لے کر پیروں کے ہاں جاتے تھے کہ میرا بیٹا چھاؤنی میں ہے، وہ چھاؤنی میں ہی رہے، اسے سمندر پار یا کسی فرنٹ پر نہ بھیجا جائے۔ پیروں نے دعاؤں پھونکوں اور تعویذات کے ریٹ چڑھا دیے تھے۔ کوئی پیر اپنے کسی سائل سے نہیں کہتا تھا کہ تمہارا آدمی زخمی ہو جائے گا یا مارا جائے گا۔ ہر پیر کی زبان پر یہ الفاظ چڑھے ہوئے تھے، اللہ خیر کرے گا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر روز 2-3 گھروں میں سرکاری چٹھی آتی تھی کہ آپ کا بیٹا فرنٹ پر مارا گیا ہے یا زخمی ہو گیا ہے یا لاپتہ جنگی قیدی ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس حقیقت کو قبول کر کے پیروں سے منہ موڑ لیتے کہ جہاں توپیں چلا کرتی ہیں وہاں تعویذ نہیں چلا کرتے، اور جرمنوں اور جاپانیوں کے لڑاکا بمبار ہوائی جہازوں کو پیروں کی پھونکیں نہیں روک سکتی۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ کسی گاؤں میں کسی فوجی کے مارے جانے یا زخمی ہو جانے کی سرکاری اطلاع آتی تھی تو اس گاؤں کے فوجیوں کے والدین وغیرہ اپنے پیر کے پاس دوڑے جاتے اور اپنے بیٹوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کراتے اور نئے تعویذ لاتے اور پہلے سے زیادہ نذرانہ پیش کرتے تھے۔ ہمارے دیہاتیوں میں عقل کی کمی تھی اور جرت کی بھی۔ انہیں یوں کرنا چاہیے تھا کہ جن کا بیٹا مارا جاتا وہ پیر کے ہاں جاتے اور کہتے یا سرکار پیر دستگیر پیروں کے پیر، ہمارے بیٹے کے گلے سے آپ کا تعویذ بندھا ہوا تھا، ایک تعویذ ہم نے اپنے گھر میں بھی رکھا ہوا تھا، آپ نے ہمارے بیٹے پر پھونکیں بھی ماری تھی، پھر بھی بیٹا مارا گیا ہے، آپ کم از کم ہمارے پیسے ہی واپس کر دیں۔ لیکن لوگوں کا رد عمل اور رویہ کچھ چوری ہوتا تھا۔ میں ایک صوفی سے سچا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ہمارے قصبے کے بالکل ساتھ والے گاؤں کا واقعہ ہے۔ ایک سپاہی برما فرنٹ پر مارا گیا، اس کا باپ میرے والد صاحب سے ملنے والوں میں سے تھا۔ والد صاحب تعزیت کے لے گئے، اس نے سنایا کہ وہاں گاؤں کے کئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے اس فوجی کے باپ سے کہا کہ پیر صاحب نے اس جوان کو گلے میں ڈالنے کے لیے تعویذ دیا تھا، پھر بھی وہ مارا گیا۔ پیر صاحب نے جو کہا تھا وہ سچ نکلا۔ مرے ہوئے جوان کے باپ نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا گولی سے نہیں مرے گا۔ وہ گولی سے نہیں مرا، اس کے ایک ساتھی نے بتایا ہے کہ اس کے مورچے کے قریب بم گرا تھا۔ اس شخص کا جوان بیٹا مارا گیا، لیکن پیر کا وہ بدستور عقیدت مند رہا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ میں ان پیروں کی بے شمار کہانیاں سنا سکتا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک دلچسپ، شرمناک اور افسوسناک۔ ان پیروں کے ہاں بے تحاشا بدکاری ہوتی تھی۔ بعض حاجت مند اور سائل پیروں کے حضور شراب پیش کرتے تھے اور بعض شہر سے خوبصورت طوائفیں لے جاتے تھے۔ گانے اور ناچنے والیاں بھی مجرے کے لیے پیش کی جاتی تھی، مگر ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو سرکاری اطلاعوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو ہمارے ضلع کے فوجیوں کی 1/4 سے کچھ زیادہ نفری جنگ کے بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ وہ شاہ جسے میں نے اور حمید نے ننگا کر کے اور بیعت مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، معمولی سا شاہ جی تھا، لیکن جنگ عظیم میں وہ باقاعدہ پیر بن گیا اور اس کی گدی کو بہت شہرت ملی۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی ہنگامہ خیز سرگزشت ابھی جاری ہے، بقیہ واقعہ اگلی قسط میں ہے۔ اللہ حافظ۔